हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई सोने के लहंगे के घर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में शनाया नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। शनाया बहुत गरीब थी। वो चॉकलेट बेचकर अपना और अपनी माँ का गुजारा करती थी। एक दिन रचना नाम की एक औरत सामान लेकर जा रही थी। तभी रास्ते में वो बेहोश हो जाती है। वहीं शनाया उसी रास्ते से जा रही थी। वो रचना को बेहोशी की हालत में देख लेती है। अरे, लगता है ये आंटी बेहोश हो गई हैं। मुझे इनके मुंह पर पानी मारना चाहिए, शायद वो थोड़ा होश में आ सकती हैं। शनाया उस औरत के ऊपर पानी मारती है और उस औरत को होश आ जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी रक्षा की बेटी। आंटी जी, मुझे लगता है आपकी तबीयत खराब है। आइए, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। शनाया रचना का सामान लेकर उसके घर तक चली जाती है। अच्छा आंटी जी, अब मैं चलती हूँ। बेटी, तुम्हारे माता पिता कितने किस्मत वाले होंगे जिन्हें तुम जैसी समझदार बेटी मिली। आंटी जी, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। मैं सिर्फ अपनी माँ के साथ रहती हूँ। आंटी, हम बहुत गरीब हैं। हमारी एक छोटी सी झोपड़ी है। बस थोड़ा बहुत सामान खरीदकर उसे मैं बेच देती हूँ, जिससे हमें खाना मिल जाता है। शनाया की ये बात सुनकर रचना थोड़ी दुखी हो जाती है। कितनी अच्छी लड़की है। मुझे अपनी दुकान के लिए वैसे भी एक लड़की की जरूरत थी। मैं इस लड़की को अपनी दुकान पर ही रख लेती हूँ। बेचारी का गुजारा भी हो जाएगा। सुनो बेटा, मेरी एक कपड़ों की दुकान है। मैं कपड़े सिलकर बेचती हूँ। मेरी दुकान पर एक लड़की की जरूरत है। क्या तुम मेरी दुकान पर काम करोगी? बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को रहने के लिए एक कमरा भी दूंगी, साथ ही साथ खाना और पैसे भी दूंगी। शनाया रचना की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। मैं कपड़े सिलना बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं आपकी बहुत मदद करूँगी आंटी जी। आप मुझे रख लीजिए काम पर। उसके बाद शनाया रचना की दुकान पर कपड़े सिलने लगती है। वो बहुत ही अच्छे कपड़े सिलती है, जिसकी वजह से अब रचना की दुकान पर और भी ज्यादा कस्टमर आते थे। ये देखकर रचना बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगी थी। बेटी शनाया, मैं चाहती हूँ कि तुम आगे की भी पढ़ाई पूरी करो, इसीलिए मैं तुम्हारे स्कूल में नाम लिखवाती हूँ। तुम पढ़ाई के साथ साथ दुकान भी संभाल लेना और अपनी माँ का ध्यान भी रख लेना। रचना शनाया का एक बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देती है। रचना की एक बेटी थी जिसका नाम करिश्मा था। करिश्मा बहुत ही मतलबी और घमंडी लड़की थी। माँ, आप इस सड़क के कीड़े को अपने घर में क्यों लाई और अब इसे सर पर चढ़ा रखा है आपने? मुझे तो जैसे भूल ही गई हैं आप। नहीं बेटा, ऐसे मत बोलो। मैं तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाती बेटा। वो लड़की अपनी मेहनत से सब कुछ कर रही है। अपने स्कूल की फीस भर रही है और अपना और अपनी माँ का खर्चा भी वो खुद ही उठा रही है। मुझे शनाया की जैसी भरोसेमंद लड़की और कहीं भी नहीं मिल सकती थी बेटा। अपनी माँ की ये बात सुनकर करिश्मा बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर अगले दिन, अरे करिश्मा बेटा, जल्दी उठो बेटा, देखो 7 बज गए। तुम्हें स्कूल जाना है ना? मॉम, कितनी अच्छी नींद आ रही है। आप भी हमेशा जब मुझे अच्छी नींद आती है तभी उठा देती हो। माँ, आज स्कूल में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होगी, इसीलिए आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? चलो उठो जल्दी, फटाफट से तैयार हो जाओ। करिश्मा स्कूल के लिए तैयार होने लगती है। तभी वहाँ पर शनाया आ जाती है। अरे मालकिन, ये देखिए, मैंने सेठानी का लहंगा सिल दिया। अब मैं स्कूल जा रही हूँ मालकिन, बाकी का काम आकर करूँगी। सेठानी जी आए तो उन्हें आप ये लहंगा दे देना। इतना कहकर शनाया वहाँ से चली जाती है। कितनी अच्छी और कितनी प्यारी है ये बेटी। इसके पापा भी नहीं हैं, सिर्फ माँ ही है।
फिर भी अपना काम इतने अच्छे से कर लेती है। इसकी माँ ने इसकी कितनी अच्छी परवरिश की है। और एक मेरी बेटी है, इसको सारे ऐशो आराम देती हूँ, उसके बाद भी मन लगाकर पढ़ाई नहीं करती। सारा दिन बस खेलती और सोती ही रहती है। करिश्मा अपनी माँ की ये सारी बातें सुन लेती है। माँ, आपसे मैंने कितनी बार कहा है, इस सड़क के कीड़े से मेरी तुलना बिल्कुल मत किया करो। मैं कहाँ और वो कहाँ, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। माँ, जा रही हूँ मैं स्कूल। अरे बेटा, ये टिफिन तो लेते जाओ अपना। नहीं खाना मुझे उस गरीब के हाथ का खाना। घर का खाना खा खा कर मैं थक गई हूँ। कोई घर में अच्छा खाना ही नहीं बनाता आजकल। गुस्से में करिश्मा वहाँ से चली जाती है। स्कूल के ब्रेक में सभी बच्चे खेल रहे थे। तभी शनाया वहाँ बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी करिश्मा उसके पास आती है। अरे शनाया, तू यहाँ क्या कर रही है? पढ़ाई लिखाई करके क्या ही कर लेगी तू? बड़ी होकर तो तुझे नौकरानी ही बनना है ना, और नौकरानी बनने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती। चल मेरे साथ, चलकर खेलते हैं। करिश्मा, तुम खेल लो, मेरा खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरी पढ़ाई अभी बाकी है। पहले मैं मेरी पढ़ाई पूरी कर लूं, फिर मैं उसके बाद आ जाऊंगी। गुस्से में करिश्मा वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद स्कूल में एग्जाम होते हैं और एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है। शनाया खुशी खुशी रचना के पास जाती है। मालकिन, ये देखिए मालकिन, मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह मेरी गुड़िया, तूने तो कमाल कर दिया बेटी। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ करिश्मा आती है। अरे करिश्मा बेटा, ला रिजल्ट दिखा अपना। करिश्मा रचना को अपना रिजल्ट देती है। करिश्मा का रिजल्ट देखकर रचना को गुस्सा आ जाता है और उससे खींचकर एक चाटा मारती है। नालायक लड़की, मंद बुद्धि, मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करती हूँ। तुझे जो चाहिए तेरे कहने से पहले मैं ला कर देती हूँ। घर का तुझसे एक काम नहीं करवाती, उसके बाद भी तू पढ़ाई नहीं करती है। इस बेचारी शनाया को देख, घर का पूरा काम करती है, सिलाई भी करती है, उसके बाद भी पूरे स्कूल में ये लड़की फर्स्ट आई है। मॉम, मैंने कितनी बार कहा है आपसे, मेरी तुलना इस कीचड़ के साथ मत किया करो। गुस्से में करिश्मा वहाँ से चली जाती है। इस शनाया की बच्ची का तो कुछ न कुछ करना ही होगा। आजकल ये कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रही है। एक दिन रचना शनाया से कहती है, सुनो बेटा, आज काम बहुत ज्यादा आया हुआ है, सारा काम अच्छे से कर लेना। मैं बाजार जाकर आती हूँ बेटा। ठीक है मालकिन, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। उसके बाद रचना बाजार चली जाती है। ये हुई ना बात, अब इस शनाया की बच्ची को मैं इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। उसके बाद करिश्मा शनाया के लिए पानी लेकर आती है। शनाया, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है ना, तुम एक काम करो, ये पानी पी लो, तुम्हें बहुत प्यास लगी होगी ना। शनाया वो पानी पी लेती है और वो पानी पीते ही उसे नींद आ जाती है। अरे मुझे नींद क्यों आ रही है? क्या तुम्हें नींद आ रही है? एक काम करो, तुम जाकर सो जाओ, दुकान मैं देख लूंगी। शनाया अंदर जाकर सो जाती है। पीछे से करिश्मा अपनी ही दुकान में आग लगा देती है और थोड़ी देर बाद रचना वहाँ वापस आती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरी दुकान में आग कैसे लग गई? ये सब आपकी उस चहीती लड़की शनाया का काम है माँ। मैंने कहा ही था आपसे, इन लोगों पर ज्यादा विश्वास मत किया करो। शनाया किसी से फोन पर बात कर रही थी, उसके बाद 2 आदमी आए। उन आदमियों ने शनाया से मिलकर आपकी दुकान जला दी। उसके बाद वो लड़की जोर जोर से हंस रही थी माँ। रचना गुस्से में शनाया के पास जाती है। उठ, खड़ी हो शनाया, मेरी दुकान में आग लगाकर तू आराम से सो रही है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रचना शनाया को एक जोरदार चाटा मारती है और उसे धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देती है। रोते रोते शनाया अपनी माँ को लेकर वहाँ से चली जाती है और जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहाँ पर सबकी मदद करने वाली एक परी आती है।
अरे तुम रो क्यों रही हो? शनाया उस परी को वो सारी बातें बताती है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुम एक अच्छी लड़की हो। तुम्हारा सिला हुआ लहंगा मैंने भी पहना है, इसीलिए मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ। परी शनाया और उसकी माँ को सीधा एक जादुई सोने के लहंगे के घर के पास ले जाती है। बेटी, ये एक जादुई सोने के लहंगे का घर है। आज से ये घर तुम्हारा हुआ। शनाया अपनी माँ के साथ खुशी से उस घर में रहने लगती है। एक दिन शनाया रचना और करिश्मा को देख लेती है और सीधा उन्हें अपने घर ले आती है। शनाया, मुझे माफ कर दे बेटी। शनाया, मुझे भी माफ कर दो। उस दिन दुकान में आग मैंने ही लगाई थी शनाया, उसी की वजह से मेरी आज ये हालत हो गई है। कोई बात नहीं बहन, ये घर भी तुम्हारा घर है। तुम चाहो तो इस घर में आराम से रह सकती हो। उसके बाद शनाया और करिश्मा एक साथ मिलजुल कर अपनी माँ के साथ रहने लगती हैं। आस्था और उसके पति रवि एक साथ कारखाने में काम करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। दोनों साथ में बहुत खुश थे और उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। जो भी कमाई होती उसी के साथ उनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। अरे जल्दी कारखाना जाना है, आज बहुत काम है। अरे हाँ, मैं तो तैयार हो गया हूँ, तुम जल्दी चलो। हाँ, अभी आई। आस्था और रवि दोनों साथ में कारखाना जाते हैं। दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन लेट से पहुंचने के कारण दोनों जल्दी जल्दी काम करने लग जाते हैं। जल्दबाजी में रवि का हाथ एक बड़ी सी मशीन में आ जाता है और रवि का हाथ मशीन से कट जाता है। अब घर कैसे चलेगा? आपको छोड़कर मैं काम करने नहीं जा सकती, और अगर काम करने नहीं जाऊंगी तो घर में पैसे कैसे आएंगे? हे भगवान, कुछ मदद करो। आज अगर मेरे हाथ सलामत होते तो तुम्हें इतनी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आप चिंता मत कीजिए, कुछ न कुछ उपाय जरूर निकलेगा। आस्था रवि को तसल्ली देने के लिए ये बात बोल तो देती है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि घर का खर्च कैसे चलेगा। तभी आस्था के घर पर उसकी पड़ोसिन शीतल आती है और कहती है, हाय दैया, आस्था तेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब तू अकेले कैसे कर पाएगी इतना कुछ? सुन, मेरे पति सुनार की दुकान में काम करते हैं। अगर तुझे अपने जेवर बेचने होंगे तो मुझे बता देना। अगर मेरे जीवन में ये दिन आए हैं तो कोई न कोई रास्ता भी जरूर निकलेगा। आपने हमारी इतनी चिंता की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल तो अच्छाई का जमाना ही नहीं है। पति का हाथ चला गया, लेकिन तेरी अकड़ अभी भी बाकी है। आस्था दुखी मन से गांव के बाहर एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ से एक जादूगरनी गुजर रही थी और उसकी नजर आस्था पर पड़ती है। फिर वो उसके पास जाती है। क्या बात है बेटी, तुम बहुत चिंता में लग रही हो। आस्था अपने साथ घटी सारी घटना को उस जादूगरनी को बताती है। देखो बेटी, मैं तुम्हारा दुख तो खत्म नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे दुख को भुलाने के लिए मेरे पास कुछ है। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर जादूगरनी जी। तभी जादूगरनी अपने जादू से वहाँ कुछ मेहंदी के पत्ते प्रकट कर देती है। जादूगरनी जी, ये तो मेहंदी के पत्ते हैं। हाँ, ये कोई आम मेहंदी के पत्ते नहीं हैं, ये जादुई मेहंदी के पत्ते हैं। इन्हें पीस कर यदि किसी के हाथ पर लगाओगी तो वो खुद ब खुद ही डिजाइन वाली मेहंदी बन जाएगी। और ये जादुई मेहंदी है तो ये कभी भी खत्म नहीं होंगी। तुम इसे कैसे इस्तेमाल करती हो ये तुम पर निर्भर करता है। धन्यवाद जादूगरनी जी, मैं इस मेहंदी के पत्ते का अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। फिर वो जादूगरनी वहाँ से चली जाती है।
आस्था वो मेहंदी के पत्ते को लेकर घर वापस आ जाती है और घर के आगे एक बोर्ड लगा देती है कि यहाँ मेहंदी लगाई जाती है। कुछ ही समय में उसके पास कस्टमर भी आने लगे। देखते ही देखते कुछ दिनों में आस्था की दुकान में भीड़ लग गई और कुछ ही दिनों में आसपास के गांव वाले आस्था से ही मेहंदी लगवाने आने लगे। ये भिखारन आस्था के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? जरूर इसमें इसकी कोई चाल होगी। आज रात जाकर मैं पता करती हूँ। शीतल आस्था के घर में छुपकर देखने लगती है। वो देखती है कि आस्था वो मेहंदी के पत्ते को बार बार पीस कर इस्तेमाल कर रही है और वो खत्म ही नहीं हो रहे थे। तभी शीतल के मन में लालच आ जाता है और वो मौका पाते ही वहाँ से वो मेहंदी के पत्ते लेकर भाग जाती है। अरे वाह, अब मैं भी आस्था की तरह ही अमीर बन जाऊंगी। शीतल भी आस्था की ही तरह मेहंदी लगाने की दुकान खोल लेती है और कुछ गांव की औरतें मेहंदी लगवाने के लिए आ भी जाती हैं। शीतल सबको मेहंदी लगाने लगती है। धीरे धीरे करके सभी औरतों के हाथों में अचानक से जलन होने लगती है और सभी औरतें जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। ये कैसे हो रहा है? आस्था भी तो यही पत्ते इस्तेमाल कर रही थी। तभी सारी औरतें मिलकर शीतल की दुकान को तोड़ने लगती हैं। इसके डर से शीतल वहाँ से भागकर आस्था के पास जाती है। आस्था, अरे वो आस्था, कहाँ हो तुम? क्या हुआ शीतल, तुम इतना कांप क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? ये मेहंदी के पत्ते मैं तुम्हारे घर से चुरा कर ले गई थी और मैंने सोचा था कि तुम्हारी तरह मैं भी अमीर बन जाऊंगी, लेकिन मैंने जिनके भी हाथ में मेहंदी लगाई उनके हाथ जल गए। वो इसलिए क्योंकि तुमने ये मेहंदी चुरा ली थी। ये कोई आम मेहंदी नहीं है, ये जादुई मेहंदी है। मुझे माफ कर दो। अभी के लिए मुझे उन सभी से बचा लो प्लीज। आस्था शीतल को माफ कर देती है और मेहंदी का लेप बनाकर गांव की सभी औरतों को लगा देती है, जिससे उनके हाथों पर होने वाली जलन खत्म हो जाती है। उसके बाद से आस्था अपना काम दोबारा से शुरू कर देती है और खूब तरक्की करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।